आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से बुधवार 17 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 3,55,654 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,55,726 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,87,959 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 11,924 हो गया है। कोरोना जैसी महामारी के मामलों में देश के 14 राज्य ऐसे हैं जहां मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है। इनमें महाराष्ट्र में 1,13,445 मामलों में से 50,044 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 48,019 मामलों में से 20,709 एक्टिव, दिल्ली में 44,688 में से 26,351 एक्टिव, गुजरात में कुल 24,628 मामलों में से 6,004 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 14,598 मामलों में से 5,259 एक्टिव मरीज एवं राजस्थान में 13,338 में से 2,904 एक्टिव मरीज हैं। इनके बाद कोरोना से संक्रमित मरीजों में पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहां अब तक 11,909 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,386 एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश में 11,083 मामलों में से 2,455 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों में कुल 8,381 मामलों में से 4,493 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 7,530 में से 2,976 एक्टिव, आंध्र प्रदेश में कुल 7,071 मामलों में से 3,340 एक्टिव, बिहार में 6,889 संक्रमित मामलों में से 2,279 एक्टिव एवं जम्मू कश्मीर में कुल 5,298 मामलों में से 2,454 एक्टिव मरीज हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण जान माल का नुकसान दुखद है और अनलॉक के दौरान भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और साबुन से नियमित रूप से हाथ धोते रहने सहित सभी आवश्यक सावधानियों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाल आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत में कोरोना वायरस बड़ा खतरा उत्पन्न नहीं कर सका है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतीयों के अनुशासन की सराहना कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। यह तब होगा जब प्रत्येक कोरोना मरीज को उचित उपचार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें टेस्ट पर जोर देना होगा ताकि हम संक्रमित व्यक्ति की समय पर जांच करके उसका पता लगा सके और उसे आइसोलेट कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या एक्टिव केसों से ज्यादा है। 3 महीने पहले हमारे यहाँ पीपीई किट और डायग्नोस्टिक किट की कमी थी। हमारे पास काफी सीमित स्टॉक था क्योंकि हम पूरी तरह आयात पर निर्भर थे, लेकिन आज 1 करोड़ पीपीई किट और N95 मास्क राज्यों को दिए गए हैं। वर्तमान में देश भर में बहुत कम रोगियों को वेंटिलेटर और आईसीयू की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समय पर किए गए उपायों के कारण हम कोरोना से लड़ने और इसके प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार की रात चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प को लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके लिए पूरी तरह बीजिंग को कसूरवार ठहराया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर हुई बात के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्षी को यह साफ तौर पर कह दिया है कि इस अप्रत्याशित एक्शन का द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर होगा। एस जयशंकर ने वांग यी से कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वह चीन की तरफ से पूर्व नियोजित था। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि समय की आवश्यकता ये थी कि चीन की तरफ से अपने एक्शन का आकलन किया जाता और सही दिशा में कदम उठाया जाता।
सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि देश की थल सेना गलवान में शहीद सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करती है। जनरल नरवणे ने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2020 के स्थगन से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सभी उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम लोगों को सूचित किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा परीक्षा के स्थगन से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोगों को किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहने की सलाह दी गई है और केवल आधिकारिक तौर पर उपलब्ध सूचना पर ही विश्वास करने को कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में लद्दाख स्थिति की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने हिस्सा लिया। इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी। दूरदर्शन सुबह 6:30 बजे इसका प्रसारण करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। इसे अन्य डिजिटल मंचों पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे तक योग विशेषज्ञ के साथ चर्चा होगी। इस वर्ष कोरोना के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें। योग से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी प्रतिरक्षण क्षमता भी बढ़ती है। प्रसार भारती ने इस महीने की 11 तारीख से ही अपने डीडी भारती चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक इस योग का कार्यक्रम आरंभ किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा शीर्षक से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता भी आरंभ की है, जिसमें भाग लेने वालों को अपनी योग क्रियाओं के वीडियो क्लिप भेजने होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका इस तनाव के शांतिपूर्ण समाधान की आशा कर रहा है। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 52.79% हो गई है। अब तक 1,86,935 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,922 लोग ठीक हुए। कुल 1,55,227 मरीजों का उपचार अभी चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,974 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,54,065 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से 2,003 रोगियों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 11,903 पर पहुंच गया है। मृत्यु दर 3.36% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,63,187 नमूनों की जांच की गई। एक दिन में हुई जांच का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। अब तक कुल 924 प्रयोगशालाओं की जांच की अनुमति दी गई है, जिनमें से 674 सरकारी और 250 निजी प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के आंकड़ों के अनुसार 69% से अधिक मामले 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल है। स्वस्थ होने वालों की दर में शीर्ष 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब है। यहाँ पर स्वस्थ होने वालों की दर 72% से अधिक है। देश में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने वालों की दर देश की औसत दर से अधिक है। चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और नीतिपरक चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नामांकन के साथ कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर झूठे हलफनामों की चुनौती से निपटने का निर्णय लिया है। आयोग ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेगा और मामलों की जांच संबंधित एजेंसी से कराएगा। आयोग को कुछ उम्मीदवारों के दस्तावेजों में झूठी जानकारी से संबंधित शिकायत मिली थी। आयोग ने कहा है कि गलत सूचनाएं प्रस्तुत करना मतदाताओं के अधिकारों के साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कोरोना संकट के चलते सरकार के राजस्व पर भी बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। सरकार 15 जून तक सिर्फ 92,681 करोड़ रुपए की रकम ही डायरेक्ट टैक्स के रूप में जुटा पाई है। सरकार की ओर से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 13.19 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह देखें तो अब तक अपने लक्ष्य का सिर्फ 7% टैक्स ही सरकार को हासिल हो पाया है। बीते साल के मुकाबले इसी अवधि में सरकार को डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के मामले में 32.3% की गिरावट का सामना करना पड़ा है। बीते साल इसी अवधि में सरकार को प्रत्यक्ष कर से 1,36,941 करोड़ रुपए हासिल हुए थे। यह सरकार की ओर से तय किए गए टारगेट का 11.7% था। ग्रॉस डायरेक्टर टैक्स कलेक्शन के मामले में भी आंकड़ा बीते साल के मुकाबले काफी कम है। पिछले साल इसी अवधि में सरकार ने 1,99,755 रुपए की रकम राजस्व के तौर पर जुटाई थी, जबकि इस साल अब तक सिर्फ 1,37,825 करोड़ रुपए की रकम ही हासिल हो सकी है। 1 जून के बाद से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के चलते फिर भी सरकार को राजस्व जुटाने में कुछ मदद मिली है, लेकिन अब भी कारोबारी गतिविधियों के तेज न होने के चलते आने वाले समय में भी आंकड़ा कमजोर रह सकता है। डायरेक्ट टैक्स के साथ ही जीएसटी कलेक्शन में भी सरकार को करारा झटका लगा है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 2 महीनों अप्रैल और मई में जीएसटी के जरिए कुल 94,323 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है, जबकि बीते साल इसी अवधि में 2,14,154 करोड़ रुपए का जीएसटी हासिल हुआ था। लॉकडाउन के चलते अप्रैल और मई में कारोबार काफी हद तक ठप रहने के चलते यह स्थिति हुई है। हालांकि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि अप्रैल के मुकाबले मई में जीएसटी का कलेक्शन बेहतर रहा है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 17 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 18 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट
जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।